नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। 30 जून को खत्म हो जाएंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश। 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी छात्रों की पढ़ाई। ऑनलाइन माध्यम से ही फिलहाल क्लासेस चलेंगी। कोरोना की वजह से पिछले साल से स्कूल बंद है। तो बड़ी और अहम खबर है उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी। 1 जुलाई से बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि स्कूल नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगी, ये जानकारी दी गई। तो बड़ी और अहम खबर है देहरादून से। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खबर। 30 जून को ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि समर वैकेशन खत्म हो जाएगा। 1 जुलाई से छात्रों की पढ़ाई एक बार फिर से शुरू होगी। ऑनलाइन माध्यम से ही कक्षाएं चलेंगी, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू रहेंगी। अभी फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस यानी कि बच्चों को स्कूल जाकर पढ़ाई करने की जो सुविधा है अभी फिलहाल कोविड की वजह से बंद रहेगी। पिछले साल से ही कोविड की वजह से स्कूल बंद है और फिलहाल ये स्कूलों को बंद रखने का जो सिलसिला है अभी भी जारी रहेगा। लेकिन 1 जुलाई से जो समर वेकेशन है यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया है। पार्टी आलाकमान की तरफ से दिल्ली आकर मुलाकात करने के निर्देश दिए गए। आरामनगर में चिंतन बैठक खत्म होने के बाद तीरथ सिंह रावत देहरादून पहुंच गए थे, लेकिन बृहस्पतिवार शाम तक उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया। तीरथ सिंह रावत के सामने एक बड़ा सवाल है 10 सितंबर के बाद मुख्यमंत्री बने रहने का। दरअसल उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्ति के 6 महीने के अंदर विधायक चुना जाना है, लेकिन जनप्रतिनिधि कानून के तहत विधानसभा के आखिरी 1 साल में उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। ऐसे में वो अब क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उनकी जगह कोई और सीएम नियुक्त होगा? कई बड़े सवालों के जवाब तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे के बाद मिल सकते हैं। एक और बड़ी खबर है देहरादून से। चारधाम यात्रा पर रोक को लेकर कांग्रेस ने बयान दिया। कांग्रेस ने कहा चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के पास तैयारियां नहीं हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने चारधाम यात्रा खोलने की मांग की है, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। ये यमुनोत्री में इसलिए गया था कि सरकार ने ये घोषणा करी थी कि 1 जुलाई से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं और सरकार के शासकीय प्रवक्ता ने कहा था किसी भी हालत में 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। अब यात्रा के बारे में जब मैं यात्रा शुरू करने जा रहा था, मैं यात्रा इसलिए करने जा रहा था कि मैं अपने आंखों से देखना चाह रहा था कि यात्रा में जो सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, वहाँ यमुनोत्री से लेकर के गंगोत्री से लेकर के केदारनाथ बद्रीनाथ तक इन चारों धामों में क्या तैयारियां हैं सरकार की। प्रोटोकॉल के अनुसार जो कोविड का प्रोटोकॉल है, चाहे एंटीजन टेस्ट हो, चाहे आरटीपीसीआर हो, चाहे वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे आपातकालीन स्थितियों में ऑक्सीजन की वहाँ पर व्यवस्था हो, बेड हो, आईसीयू हो, क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी है। वहीं काशीपुर कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला अली खां से 3 नशा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख की स्मैक बरामद की है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जिले में नशा माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से नशे पर काफी हद तक अंकुश लगा है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से नशा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ और इसी के चलते काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ मोहल्ला अली खां में छापेमारी की है, जहां पुलिस ने 3 नशा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। मामला वही नशीले पदार्थों से संबंधित है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह द्वारा एक ये अभियान चल रहा है, मेनली नशेड़ियों के खिलाफ, जिनके द्वारा नशीले पदार्थ लाकर बेचकर ये जो युवा पीढ़ी है इसको बर्बादी के कगार पर ढकेला जा रहा है। इसी के तहत ये कल कार्रवाई की गई थी। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपर सीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इसमें हमारे एसआई हैं बांसवाड़ा के रविंदर बिष्ट द्वारा 3 लोगों को, ये अली खां कब्रिस्तान है, यहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 312 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये वहाँ पर इसका बंटवारा कर रहे थे। ये मामला वही नशीले पदार्थों से संबंधित है। हरिद्वार में गंग नहर के सिंहद्वार पुल पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गर्भवती महिला ने पुल से गंग नहर में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद स्थानीय युवकों ने दिलेरी दिखाते हुए महिला को गंग नहर से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा। अस्पताल में चिकित्सकों ने बताया कि महिला की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। ज्वालापुर क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय महिला ने बताया कि महिला का पति उससे अक्सर झगड़े करता है। इससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। महिला गर्भवती और फरवरी महीने में उसकी शादी हुई थी।
अभी महिला जो आई है 108 से एम्बुलेंस से आई थी। 108 एम्बुलेंस ने बताया कि ये नदी में गिरी हुई, वहाँ के लोगों द्वारा कि नदी में कूद गई थी, ये गिरी हुई थी, तो उन लोग यहाँ पे लेके आए उपचार के लिए। अभी तो एग्जाम में ठीक है, लेकिन बाकी अभी प्रेग्नेंट है। बाकी बता रहे, जैसे हिस्ट्री बता रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है, हम लोग उसको बाद में जांच करवाएंगे। बच्चे नहीं है, प्रेग्नेंट है। अच्छा, नहीं है, पहला बच्चा है। तो जो आपने जो गंगा में छलांग लगाई थी, क्यों लगाई थी, क्या वजह थी लगाने की? इसकी वजह पति था, पति में लड़ाई झगड़ा, तबीयत ठीक नहीं रहती थी मेरी। पति क्या करता है? सुबह से पेट में दर्द हो रहा था कल से, वही हम लेटे थे, उसने लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया उसके वजह। मसूरी में दो तेज रफ्तार गाड़ियों की आमने सामने टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। देहरादून मार्ग कोलू खेत के पास से हादसा हुआ, जहां दो गाड़ियों की आमने सामने टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाजपुर के खंड विकास कार्यालय द्वारा कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके चलते अधिकारियों ने बाजपुर ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्वारंटीन सेंटर बनवाए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश के लोग उबर नहीं पाए थे कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है और यही कारण है कि बाजपुर के खंड विकास कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। इसके चलते बाजपुर में 61 क्वारंटीन सेंटर सरकारी विद्यालयों, पंचायत घर और बारात घरों में बनाए गए हैं। पौड़ी के कई दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का इन दिनों भ्रमण कर रहे जिलाधिकारी अब गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या को भी सुन रहे हैं। साथ ही इन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अमला भी ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए जिलाधिकारी के साथ पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने की कोशिश कर रहा है। खुद जिलाधिकारी गांव-गांव दौरे कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जो है अभी आज कुछ गाँव का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय में जहाँ जल जीवन मिशन में विलेज एक्शन प्लान बना है उसका निरीक्षण किया। ग्राम सभा के बैठकों का क्या ब्यौरा है उसका जानकारी लिया। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी अगर गठित हुआ है या गठित करने में कोई समस्या है उसकी जानकारी लिया। आज मलेथा ग्राम पंचायत और बुंगा ग्राम पंचायत में आकर निरीक्षण किया है। जो फेज़ 1 का कार्य है उसका अभी उन्होंने बताया कि कुछ मकानों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंच गया है, कुछ मकानों तक पहुंचना बाकी है। उसके लिए अलग से वो डीपीआर में कार्यवाही उनको करना है अभी ठेकेदार के माध्यम से। और फेज़ 2 वाला जो कार्य है, चरण 2 वाला जो कार्य है उसके लिए अभी ग्राम पंचायत को मैंने अवगत करा दिया है कि अगली जो बैठक होगी उसमें ग्राम सभा के सभी सदस्यगण बैठेंगे। उसमें समिति का गठन भी हो सकता है और उसके उपरांत जो उनकी आवश्यकताएँ हैं जैसे कि पेयजल का टैंक को संवर्धित करना, उसको बड़ा बनाना, पेयजल लाइन का जो मेन लाइन होती है उसको आवश्यकता के अनुरूप 1 इंच या 1.5 इंच तक बढ़ाना, वो सारी बातें शामिल रहेगा। साथ साथ में छूटे हुए परिवार होंगे उनको भी उसमें कनेक्शन से आच्छादित करेंगे। ये मैंने अभी अवगत करा दिया है। उसके अनुसार हम जल निगम जो हमारा कार्य संस्था है बुंगा ग्राम पंचायत के लिए और जल संस्थान हमारा मलेथा के लिए कार्य संस्था है, वो अपना कार्रवाई करके अवगत कराएंगे। मसूरी के पास टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत अगलाड़ नदी में हर साल जून महीने में आयोजित होने वाला मौड़ मेला कोरोना महामारी की वजह से एक बार फिर से स्थगित हो गया। हालांकि पिछले साल भी कोरोना की वजह से ही मेले को स्थगित करना पड़ा था। मौड़ मेले का आयोजन हर साल जून के अंत में यमुना की सहायक नदी अंगलाड़ के तट पर होता है। इसमें जौनपुर, जौनसार, रवाई घाटी से हजारों लोगों की मौजूदगी होती है। मेले में आकर ये लोग प्रतिभाग करते हैं। ग्रामीण सामूहिक रूप से नदी में उतर कर मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए और सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए इस आयोजन को इस वर्ष भी स्थगित किया गया है। रवाई घाटी की जो जौनपुर का जो समाज है उसमें से एक महाराजा के टाइम से 100 वर्षों से ये चली आ रही है। और इसमें टिमरू निकालते हैं, पांतीदार एक पांती लगती है क्षेत्र की, 5-10 गांव के लोग मिलके टिमरू निकालते हैं और टिमरू को 1 महीने पहले से तैयार करते हैं पाउडर। उसके बाद उसको सुखा के पीस के
और जिस दिन मेला होता है उस दिन उसको डाला जाता है नदी में, और थोड़ी देर के लिए 1 आध घंटे के लिए मच्छी उससे घायल होती है और भारी संख्या में लोग मिलजुल के मौन मेला मनाते हैं। उसके बाद वो मच्छी जो है पुनर्जीवित हो जाती है। और इसको हमारा एक समाज है, एक संस्कृति है यहाँ के लोगों की, और राजा के टाइम से इसको मनाते आ रहे हैं। और भव्य आयोजन होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और बहुत धूमधाम से इसको मनाते हैं। और ये हमारे जौनपुर की अलग ये धरोहर है और इसको हम लगातार 100 वर्ष से मनाते आ रहे हैं। और 2013 की आपदा में ये हमें रोकनी पड़ी थी और पिछले साल 2020 में भी स्थगित करना पड़ा कोरोना महामारी की वजह से। और इस वर्ष भी हमें जो है सभी लोगों की सहमति से जो इसे स्थगित करना पड़ा। उत्तराखंड सरकार द्वारा 28 जून से 6 जुलाई तक एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। पर्यटन स्थल को खोले जाने की भी इजाजत देने की बात कही गई है, लेकिन सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों को खोले जाने को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इसे लेकर मसूरी के पर्यटक स्थल खोलने में असमर्थ हैं, जिससे एक बार फिर से पर्यटक स्थल के संचालकों में भारी मायूसी है। मसूरी कंपनी गार्डन के संचालक सीपी सकलानी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी पर्यटक स्थल की परिभाषा में मात्र माल रोड को माना गया है, जबकि अन्य पर्यटक स्थल को अम्यूजमेंट पार्क और एंटरटेनमेंट के साधन माने गए हैं। इसको खोलने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में पर्यटक स्थल को लेकर सरकार द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है और इससे लोगों को लगातार नुकसान हो रहा है। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी इसी वजह से है। SOP आई है, उसमें बड़ी उम्मीद लेके हर पर्यटक स्थल जैसे कंपनी गार्डन हुआ, गनील हुआ, कैंपटी हुआ और आपका मसूरी झील हुआ या वाटरफॉल हुआ, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटे व्यापारी हैं ये तो डू एंड डाई वाले लोग हैं हम लोग। और हमें पूरी उम्मीद थी कि 28 जून की जो SOP आई उसमें हमारे लिए गाइडलाइन आएंगी, लेकिन उसमें इतनी जटिलता है कि पर्यटक स्थल कहा तो गया है, पर किसको पर्यटक स्थल माना गया ये हमारे समझ में नहीं आया है। क्योंकि उन्होंने कहा मनोरंजन पार्क हो या कोई भी चीज़ है वो तो उन्होंने करके ये भी बंद है। अच्छा, इन्होंने आउटडोर इंडोर को एक साथ माना है। इन्होंने जिम हुआ, आपका सिनेमा हॉल हुआ, ऑडिटोरियम हुआ, शॉपिंग मॉल हुआ, इन्होंने उसको भी पर्यटक स्थलों को जो ओपन है मतलब खुले में है उनको एक साथ मान करके इन्होंने उसको खोलने की अनुमति नहीं दी है, जो सरकार की कहीं न कहीं विफलता है। हम बड़ी उम्मीद लेके बैठे थे कि ये खोलेंगे और हम पूरी तैयारी में थे, हमने स्टाफ बुला दिया, सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब बड़े अफसोस साथ करना पड़ रहा है कि खबर कोटद्वार से है, जहां पर गहरी खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रामड़ी पोलिंडा मार्ग पर यह हादसा हुआ, जहां पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। खाई में कार गिरने की वजह से हादसा हुआ, ये जानकारी मिल रही है। ये द्वारा टेलीफोन शाम को 6 बजे लगभग हमें टेलीफोन से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो है स्रोत के ऊपर रामनी पुलिंडा रोड पे 6 किलोमीटर लगभग ऊपर खाई में गिर गई है। तो मौके पर SDRF की टीम के साथ मैं मौके पर गया था अपने पुलिस बल के साथ। तो मौके पर देखा तो 3 व्यक्ति गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 2 मौके पर ही एक्सपायर हो गए थे और एक घायल था। घायल को प्राथमिकता से हम सड़क पर लाए रेस्क्यू करके और उस द्वारा 108 सरकारी अस्पताल कोटद्वार भेजा गया और उसके बाद दोनों डेड बॉडी को SDRF की टीम के साथ रेस्क्यू करके सड़क पे लाके उनको भी मॉर्चरी कोटद्वार भेजा गया। तो मौत के कारण कुछ पता चला क्या रहा दुर्घटना का कारण? दुर्घटना का कारण संभवतः सड़क किनारे पैरा फिट नहीं बना था और चालक को आइडिया नहीं आया और घास जमने के कारण उसका टायर बाहर हो गया और गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी और गाड़ी नीचे गिरी। जो कल एक्सीडेंट रहा उसमें 3 आदमी थे, उनमें से 2 एक्सपायर हो गए और एक इंजर्ड है, वो भर्ती है हमारे यहाँ। तो उसका अभी हम जांच करा रहे हैं। तो अभी देखने में तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसका हम CT स्कैन करा रहे हैं। लेकिन अभी वो कंडीशन उसकी ठीक लग रही है, पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है। घायल की स्थिति क्या है? घायल की स्थिति अभी ठीक है, होश हवास में है और अभी खतरे से बाहर लग रहा है। फिर भी हम उसका जांच करा ले रहे हैं, देखने के लिए कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 194 नए मामले सामने आए। 1 मरीज की मौत हुई है और इसके अलावा 237 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज करके घर भेजा गया।
स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को 24,104 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अल्मोड़ा में 29, बागेश्वर में 3, चमोली में 2, चंपावत में 4, देहरादून में 73, हरिद्वार में 13, नैनीताल में 28, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 8, उधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 10 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 3,39,000 के पार हो गई है। हालांकि 3,24,766 लोग रिकवर हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,245 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 7,095 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में मंगलवार को 74,852 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। अब तक प्रदेश में 35,32,770 लोगों को कोरोना की पहली डोज दी जा चुकी है। 8,02,887 लोगों को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। 18 से 44 आयु वर्ग में 36,909 लोगों को अब तक दोनों डोज से वैक्सीनेट किया जा चुका है। वहीं रामनगर में भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रोडमैप तय किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया, आगामी चुनाव के कार्यक्रमों के साथ रणनीति पर भी चर्चा की गई है। कहा 2022 के चुनाव में जाने को लेकर सभी तैयारियों पर बातचीत की गई। इस बैठक में अपनी तैयारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकाल के ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई जिनसे राज्य को नुकसान हुआ। 2017 के बाद से राज्य को भाजपा ने विश्वास दिलाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य की नीतियों के बारे में चर्चा की गई। 3 की बैठक में 70 विधानसभाओं के किस तरह से विकास कार्य किए जाएंगे और रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की गई। जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति आयोजित की जाएगी। इस बारे में भी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी मीडिया से साझा की। ये चिंतन शिविर अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का लिए पूरा नेटवर्क और तैयारियां, उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। हमारी चिंतन बैठक परसों कल और आज 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है उससे अवगत भी कराया गया है। हम लोग 2022 के चुनाव में जाने के साथ साथ और हमने 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें इस लक्ष्य को रखकर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी और अपना सारी तैयारी की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 5 माह से वेतन नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा, उत्तराखंड सरकार इस मामले में 23 करोड़ रुपए जारी करे। इसके अलावा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मामले में उत्तराखंड के परिवहन सचिव उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर देंगे, जिसको वो कैबिनेट के समक्ष लाएंगे। इस प्रस्ताव में आने वाले दिसंबर तक की सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी की जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है। जनहित याचिका के मामले पर यह सुनवाई हुई। 5 माह से जो भुगतान वेतन का नहीं हुआ है को लेकर याचिका थी, जिसमें अभी 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री महोदय से कैबिनेट बुलाने का आग्रह किया था ताकि मामले का निस्तारण किया जा सके।
तो आज माननीय मुख्य सचिव महोदय ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि ये प्रस्ताव जो है रिवाइवल का प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत वहाँ पर कर दिया गया है और इसमें कैबिनेट बुलाई जाएगी। माननीय न्यायालय द्वारा इस विशिष्ट स्पेसिफिक डेट पूछने पर यह कहा गया कि ये 16 तारीख दो सप्ताह के भीतर होती है कैबिनेट। तो न्यायालय ने 19 तारीख जुलाई की डेट फिक्स की है और ये आशा की है कि 16 जुलाई तक ये कैबिनेट में मामला जाएगा और ताकि इसका निस्तारण हो। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।